नमस्कार साथियों। आज का देखिए हमारा मुख्य टॉपिक है वो वाक्य से संबंधित है। पूरे वाक्य से संबंधित, चाहे हम रचना के आधार पर बात करें चाहे अर्थ के आधार पर बात करें, वाक्य से संबंधित पूरा जो टॉपिक है उसका हम देखिए इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। इस वीडियो में देखिए वाक्य से संबंधित है, जितने भी आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं, कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो हम आपको बताएंगे। तो आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा की कि वाक्य किसे कहते हैं। बहुत बार एग्ज़ामों में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि विशेष सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि विशेष सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे, या और तीन ऑप्शन और आएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी वाक्य एक सार्थक क्रम में होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम वाक्य कहते हैं। अब हम देखें यहाँ पे सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य की बात करते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। वाक्य की परिभाषा पूछे तो हमें देना होगा कि विशेष सार्थक शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। प्रश्न पूछा जाएगा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो साथियों हमें वाक्य के भेद यानी रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। प्रश्न को समझना है, प्रश्न को बिना समझे आप उत्तर दोगे तो वहाँ पे आपका जो प्रश्न का उत्तर है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि देखिए प्रश्न है वो रचना के आधार पर और वाक्य के आधार पर अलग अलग रूप में या इसके अलग अलग भेद होते हैं। यहाँ सबसे पहले हम वाक्य के यानी कि रचना के आधार पर वाक्यों की यानी कि भेद है वो उनकी बात करेंगे। तो देखिए रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला हमारा होगा सरल या साधारण वाक्य कह सकते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा देखिए हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। देखिए परिभाषा कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया हो या एक ही उद्देश्य हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। यानी कि परीक्षा में पूछ भी लिया जाएगा कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य या एक ही क्रिया हो उसे क्या कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण के रूप में समझे, देखिए सूर्य निकल रहा है। यहाँ पे देखिए एक ही वाक्य में एक ही उद्देश्य है कि क्या निकल रहा है, यानी कि सूर्य सूर्य निकल रहा है। एक ही क्रिया यानी कि एक ही उद्देश्य कहें, एक ही क्रिया कहें, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा, वो सरल वाक्य होगा। सीधी सी पहचान यही है सरल वाक्य की कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, एक ही उद्देश्य है यहाँ पे कि सूर्य निकलने का कार्य है वो कर रहा है। राम विद्यालय जा रहा है। राम कहाँ पे जाने का कार्य कर रहा है, विद्यालय जाने का कार्य कर रहा है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं। अध्यापक क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। छात्र मैदान में खेल रहे हैं। पानी बरस रहा है। सीता पत्र लिखती है। तो यहाँ पे सीधे सीधे रूप में जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो या एक ही क्रिया हो तो वो हमारा कौन सा वाक्य कहलाएगा, यानी कि वो सरल वाक्य कहलाएगा। तो ये वो सारे के सारे उदाहरण थे जिनके जरिए देखिए हमने जाना कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, सरल वाक्य कैसे होते हैं। सरल वाक्यों में एक ही क्रिया होगी, एक ही उद्देश्य होगा, वो हमारा साथियों सरल वाक्य होगा। इन वाक्यों में एक ही क्रिया व एक ही उद्देश्य है, इसलिए ये सरल वाक्य है। अगर कारण पूछा जाए कि सरल वाक्यों की क्या पहचान है तो हम सीधे रूप में इसका उत्तर दे सकते हैं कि सरल वाक्य में देखिए एक ही उद्देश्य होता है, एक ही क्रिया होती है, वो हमारा क्या होता है, सरल वाक्य होता है। अब हम बात करते हैं यानी कि संयुक्त वाक्य की। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होते हैं, दो संयुक्त वाक्य यानी कि दो उपवाक्य हैं वो जुड़े हुए मिलेंगे। किससे मिलेंगे, परिभाषा को जाने सबसे पहले देखिए, जहां दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयवों से जुड़े हों या जुड़े होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। देखिए संयुक्त वाक्य क्या क्या होते हैं, यानी कि जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी समुच्चय बोधक योजक अवयवों से वो जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं।
अब देखिए हम बात करते हैं कि वो कौन से योजक अव्यय होते हैं जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ये पहचान हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि परीक्षा के अंदर इस पहचान से ही देखिए साथियों हम वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो देखिए वाक्य में किंतु, परंतु, और, या, इसलिए योजक अव्यय से जुड़े होते हैं। दो वाक्यों को, दो स्वतंत्र वाक्य हैं वो किन से जुड़े हुए मिलेंगे? किंतु, परंतु, और, या, अथवा, स्वयं, इनसे जुड़े हुए मिलेंगे। देखिए यहाँ पे वाक्य के जरिए समझेंगे, उदाहरण के जरिए संयुक्त वाक्य की पहचान करना सीखेंगे हम। बादल खूब गरजे, ये हमारा स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन यहाँ पे देखिए किंतु को जोड़कर और हम देखिए वर्षा नहीं हुई। बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई। इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य की क्या पहचान बताई थी कि वहाँ पे एक ही उद्देश्य होगा, एक ही क्रिया हो, तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होगी कि दो स्वतंत्र वाक्यों के बीच में किंतु, परंतु, और, या, अथवा, स्वयं, ये योजक अव्यय हैं, ये जुड़े हुए मिलेंगे तो हमें समझ लेना है कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। यही इसकी पहचान है। वह गरीब है पर ईमानदार है, पर से जुड़ा हुआ है। वह घर आया और मुझसे मिला, यानी कि और पहचान है इसमें। छुट्टी मिली इसलिए छात्र खुश हो गए, यानी इसलिए से जुड़ा हुआ है। राम विद्यालय जाता है परंतु श्याम नहीं जाता, यानी परंतु से जुड़ा हुआ है। माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है, ये और से जुड़ा हुआ है। इस वर्ष वर्षा खूब हुई किंतु फसल अच्छी नहीं हुई। तो साथियों यहाँ पे ये योजक अव्यय हैं जो दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। वो हमारे कौन से वाक्य कहलाए? वो हमारे संयुक्त वाक्य कहलाए। नोट यहाँ पे देखें नीचे, ये सभी वाक्य उपवाक्य हैं जो योजक अवयवों से जुड़े हुए मिलेंगे। संयुक्त वाक्य की यही पहचान है। मैंने बताया आपको कि संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है कि ये किसी योजक अवयव से जुड़े हुए मिलेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमारा देखिए अंतिम में या अंत, या हम कह सकते हैं कि तीसरा जो हमारा देखिए भेद है रचना के आधार पर वाक्य का, वो होगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। एग्जाम में अगर हमें मिश्रित भी मिले तो हमें किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं रहना है। यही है कि वो मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य भी कहते हैं। तो पहला था हमारा सरल वाक्य, दूसरा हमारा था संयुक्त वाक्य, तीसरा हमारा है मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य गुण आश्रित होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम देखिए मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखिए मिश्र सरल वाक्य में एक उद्देश्य एक क्रिया थी। संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य किसी योजक अवयवों से जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर मिश्रित वाक्य में क्या था कि मिश्रित वाक्य में एक पद दूसरे पद पे क्या होगा? आश्रित होगा, यानी कि एक पद क्या होगा? दूसरे पे क्या होगा? आश्रित होगा। वो हमारा क्या होगा? यानी कि मिश्र वाक्य होगा कि जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से हुई हो जिनमें एक प्रधान तथा अन्य वाक्य उस पे गौण होता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक वाक्य है वो दूसरे पे आश्रित होगा, वो हमारा क्या होगा? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए दिल्ली जो भारत की राजधानी है, सघन बसा हुआ नगर है। हमारी भारत की राजधानी कौन है? दिल्ली, जो क्या है? सघन बसा हुआ नगर है। यानी कि दिल्ली, ये पहला वाक्य है जो दूसरे पे देखिए एकदम से क्या है? आश्रित है। एक प्रधान है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित है। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये बात किसने कही? मालिक ने कही कि छुट्टी रहेगी। अब यहाँ पे ये पूछा जाए कि प्रधान कौन सा है और आश्रित कौन सा है? देखिए मालिक ने कहा, ये प्रधान है। किसने कही ये बात कि छुट्टी रही, कल छुट्टी रही, ये बात किसने कही? मालिक ने कही। तो यानी कि कल छुट्टी रहेगी, ये सारा का सारा वाक्य है ये पहले पर आश्रित है। यह वही भारत देश है जिसे पहले सोने की चिड़िया
कहा जाता था? पहले सोने की चिड़िया किसे कहा जाता था? यानी कि भारत देश को। तो देखिए, एक वाक्य है वो दूसरे पर आश्रित है। यह सच है कि वह विद्वान है। कौन है? यह सच है। क्या है सच? कि वह विद्वान है। एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है तो वो कौन सा वाक्य होगा? हमारा मिश्र या मिश्रित वाक्य होगा। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। किसने कहा? उसने कहा। यानी कि एक वाक्य दूसरे पर आश्रित है। हर वाक्य के अंदर देखिए, मैं बार बार यही वो पहचान बता रहा हूँ ताकि आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं हो। आप वाक्य की पहचान कर लें कि ये संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। अलग अलग वाक्यों की अलग अलग पहचान है। मोहनलाल जो श्याम गली में रहता है मेरा मित्र है। यानी कि श्याम गली में कौन रहता है? मोहनलाल। यानी कि पहला वाक्य है यानी कि दूसरा वाक्य है वो पहले वाक्य के ऊपर आश्रित है। यहाँ पे नीचे देखिए, वाक्य में पहला पद प्रधान होता है, शेष वाक्य पहले पद पर आश्रित रहता है। यही मिश्र वाक्य की पहचान है और यही मैंने आपको शुरू में ही देखिए बताई थी कि पहला जो वाक्य होता है वो देखिए प्रधान होता है, बाकी देखिए उसके ऊपर आश्रित होता है। दूसरा जो वाक्य होता है वो हमारा उस पे आश्रित होता है। तो ये तो देखिए साथियों, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, इनके नियम और इनके उदाहरणों की हम एग्ज़ाम के अंदर कैसे पहचान करेंगे, एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे आएगा। एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दिल्ली जो भारत की राजधानी है, सघन बसा हुआ नगर है, इसमें ये कौन सा वाक्य है? तो सीधा सा मैंने बताया, आप ऐसे पहचान कर लेंगे। मालिक ने कहा कि कल की छुट्टी रहेगी, इसमें कौन सा वाक्य, ये कौन सा वाक्य है? तो ये भी हमारा मिश्र या हम कह सकते हैं कि मिश्रित वाक्य होगा। प्रश्न आ जाए कि सूर्य निकल रहा है, ये कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य होगा। या ऐसे आ जाए कि वह गरीब है पर ईमानदार है, ये कौन सा वाक्य है? तो ये हमारा संयुक्त वाक्य, जहाँ दो स्वतंत्र वाक्य किसी योजक अवयव से जुड़े हों तो वो कौन से वाक्य कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। इसी प्रकार से आपके कोई भी उदाहरण आ जाए, आपको ऐसे ही पहचान करनी है। ऐसे ही पहचान कर कर आप कोई भी जो वाक्य हैं उसको सही कर सकते हैं या उसमें ये बता सकते हैं कि ये कौन सा वाक्य है, सरल का होगा, संयुक्त का होगा या मिश्र या मिश्रित का होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें वाक्य के दूसरे भाग की कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। बार बार एग्जामों के अंदर अर्थ के आधार पर वाक्यों के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रीट की बात करें तो साथियों यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछा गया था कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। यह प्रश्न 2021 में पूछा गया था कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार से देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं? देखिए, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और अंत में देखिए हमारा 8वां होगा संकेतवाचक वाक्य। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें विधानवाचक वाक्य, परिभाषा को जानें कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सरल शब्दों में अगर हम इस यानी कि विधानवाचक की परिभाषा को समझे कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का पता चले तो उसे हम क्या कहेंगे? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, सूर्य गर्मी देता है, साधारण वाक्य है एकदम। जहाँ पे देखिए किसी क्रिया का करना या होना पाया जा रहा है तो वहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। जहाँ पे देखिए सूर्य गर्मी देता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। जनता ने प्रधानमंत्री का स्वागत
किया। ये कौन से वाक्य के उदाहरण हैं? ये हमारे विधानवाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार से देखिए निषेधवाचक वाक्य हमारा दूसरा होगा, जहाँ से देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि निषेध यानी कि कोई भी कार्य है वो वहाँ पे नहीं होगा। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा क्या होगी? कि जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। सीता नहीं नाचेगी, जो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि सीता है ये नाचने का काम नहीं करेगी। मैं आज नहीं लिखूंगा, ये साफ मना कर चुके हैं कि ये कार्य आज वो नहीं करेंगे। आज हिंदी अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। तो निषेध वाक्य में क्या होगा कि सीधे सीधे रूप में हमें यह पता चलेगा कि वो उस कार्य को नहीं करेंगे। इसी प्रकार से देखिए तीसरा हमारा जो भेद होगा प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पे देखिए जिस वाक्य में यानी जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। नाम से ही यानी कि पता चल रहा है कि प्रश्नवाचक या वाक्य यानी जिस वाक्य में कोई भी कार्य किया जाए, कोई भी बात पूछी जाए तो वो उससे प्रश्न के समान पूछा जाएगा। हमें आभास हो जाएगा कि वो उससे क्या पूछ रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, तो उसे प्रश्न के रूप में जाना जाएगा। क्या तुम खेलोगे? उससे प्रश्न किया जा रहा है, उससे प्रश्न पूछा जा रहा है, कोई बात पूछी जा रही है। क्या तुम खेलोगे? तुम पढ़ने कब जाओगे? तुम्हारा गांव का क्या नाम है? ये प्रश्नवाचक वाक्य है, जहाँ पे उससे कोई बात पूछी जाएगी या प्रश्न का हवाला दिया जाएगा। अगला देखिए चौथा हमारा भेद होगा विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव व्यक्त हों उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहेंगे। अब देखिए इनकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे ही देखिए हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध ऐसे शब्दों की देखिए शुरू में यानी कि वाक्य के शुरू में ही ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा और विस्मयावादी वाचक यानी कि जो हमारा चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाएगा, जो आप स्क्रीन के ऊपर या वीडियो में देख रहे हैं कि अरे, और फिर देखिए विस्मयादिवाचक यानी कि शब्द का उसका प्रयोग किया जा रहा है, चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। अरे इतनी लंबी रेलगाड़ी, ओह बड़ा जुल्म हो गया। यही देखिए यानी कि विस्मयादिवाचक वाक्य की पहचान है। छी कितना गंदा दृश्य। मैंने आपको बताया कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि शब्दों का वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयोग किया जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे खेले। इसी प्रकार से देखिए पांचवा हमारा भेद होगा आज्ञावाचक वाक्य। यानी कि कोई भी आदेश दिया जाएगा, कोई भी आज्ञा दी जाएगी। वो देखिए इस वाक्य की हम परिभाषा को जानेंगे कि जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति का बोध हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। देखिए आप चुप रहिए, आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। तुम पानी लाओ, अपना अपना काम करो, मैं घर जाऊं। आज्ञा या आदेश का जहाँ पर भी बोध हो, जिस भी वाक्य में बोध हो, तो हमें समझ लेना है, हमें जान लेना है कि वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होगा। छठा देखिए हमारा वाक्य होगा इच्छावाचक वाक्य। जहाँ पे देखिए कोई इच्छा प्रकट की जाती है, कोई आशा प्रकट की जाती है, कोई आशीर्वाद लिया जाता है, तो वहाँ पे देखिए इच्छावाचक वाक्य होगा। किसी इच्छा, आशा या आशीर्वाद को व्यक्त करने वाले सभी वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए उदाहरण के रूप में समझेंगे, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। ये इच्छावाचक वाक्य होगा, जहाँ पे देखिए इच्छा, आशा या आशीर्वाद या आशीष से संबंधित यानी कि इच्छा प्रकट की जा रही है। नव वर्ष मंगलमय हो, ईश्वर करे सब कुशल लौटे, दूधो नहाओ
पूतो फलो, ये सारे के सारे देखिए इच्छावाचक वाक्य के उदाहरण हैं, जो देखिए हमने परिभाषा के माध्यम से जाना कि ये इस वाक्य की ये पहचान होगी। इसी प्रकार से देखिए संदेहवाचक वाक्य की अगर हम बात करें कि संदेहवाचक वाक्य में कोई भी अगर कार्य करेंगे तो वहाँ पे हमें संदेह या संभावना प्रकट होगी, कोई मन में संदेह प्रकट होगा कि जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह अथवा संभावना का बोध हो या संभावना प्रकट हो तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊं, यहाँ पे देखिए संभावना या संदेह प्रकट किया जा रहा है तो कौन सा वाक्य होगा, संदेहवाचक वाक्य होगा। संभवतः वह सुधर जाए, शायद मैं कल बाहर जाऊं, आज वर्षा होने की संभावना है, वह शायद आए। तो यहाँ पे सभी वाक्यों में देखिए उदाहरण के जरिए हमने समझाया कि ये सारे के सारे संदेहवाचक वाक्य के उदाहरण होंगे। इसी प्रकार से देखिए संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। यानी कि एक क्रिया दूसरे पर क्या होगी, निर्भर होगी, या हम कह सकते हैं आश्रित होती है, वो कौन सा वाक्य होगा, हमारा संकेतवाचक वाक्य होगा। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, आप आते तो इतनी परेशानी नहीं होती, यदि छुट्टियां हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। तो ये थे हमारे देखिए अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। आपके परीक्षा में कैसे भी पूछें, किसी भी प्रकार के आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक प्रश्न यानी वाक्य दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा वाक्य है, यानी कि तो आपको उस वाक्य की पहचान करके उसका उत्तर टिक कर देना है या उत्तर लिख देना है। इसमें आपके कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये अर्थ के आधार पर और संरचना के आधार पर हमने अलग अलग रूपों में वाक्यों को जाना है। अब हम बात करते हैं कि वाक्य के अंग या घटक। देखिए अब हम बात करते हैं वाक्य के अंग या घटक। देखिए प्रत्येक वाक्य के 2 खंड होते हैं, एक वाक्य का उद्देश्य होता है, एक वाक्य का विधेय होता है। जो परीक्षा में पूछा जाता है कि वाक्य का विधेय और उद्देश्य है वो क्या होता है। देखिए उद्देश्य कर्ता को कहते हैं, बाकी जो बच जाता है वाक्य वो हमारा विधेय होता है। अब हम बात करते हैं कि उद्देश्य। देखिए वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे हम कर्ता या उद्देश्य कहते हैं। जैसे देखिए बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन है, तो यहाँ पे देखिए यानी बहुधा बचपन का पुनरागमन है, क्या है, बुढ़ापा। इसी प्रकार से बुढ़ापा है वो हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। उसके बाद जो शेष वाक्य जो बच गया वो हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया। तो हमें यही ध्यान रखना है कि उद्देश्य जिस वाक्य के बारे में कहा जाता है वो हमारा क्या होगा, उद्देश्य, यानी कर्ता को ही हम देखिए उद्देश्य कहते हैं। महात्मा गांधी विश्व यानी कि महात्मा गांधी विश्व बंधु हैं, तो यहाँ पे देखिए महात्मा जो गांधी हैं वो हमारे उद्देश्य हुए। जो देखिए बाद में जो बचा हुआ वाक्य है वो हमारा विधेय कहलाया। अब देखिए विधेय की अगर हम बात करें, देखिए विधेय क्या होता है, इससे वाक्य इन 2 वाक्यों के जरिए हमने ये तो जान ही लिया है। लेकिन विधेय देखिए वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे देखिए सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता क्या हुआ, उद्देश्य, पुस्तक पढ़ती है ये हमारा विधेय हुआ। मोनिका लिखकर ही उठेगी, तो साथियों मोनिका है वो हमारा उद्देश्य और लिखकर ही उठेगी, यानी कि लिखकर कौन उठेगी, यानी कि उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा विधेय कहलाता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उद्देश्य और विधेय वो क्या होते हैं।
और वाक्य के अंदर ये पूछा जाता है कि उद्देश्य किसे कहते हैं, कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के द्वारा जो बाकी जो बात कही जाती है वो हमारा विधेय कहलाता है। तो देखिए वाक्य से संबंधित एग्जाम में कैसे भी प्रश्न आए तो अब आपके दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार बार आप अध्ययन करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।